नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही विदेश यात्रा के बाद भारत की धरती पर कदम रखा और ताबड़तोड़ बैठकें उन्होंने की, उसके बाद लग रहा था कि कुछ ना कुछ वो अलग प्लान कर रहे हैं और अलग कुछ करने वाले हैं। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद, चूंकि जब बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री विदेश में थे, इसके बाद भाजपा का क्या रुख होगा ये प्रधानमंत्री को तय करना था और पूरे गाजे बाजे के साथ में तय करना था, इसका ऐलान करना था। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को, पूरे देश से करीब 32 लाख बूथ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअली जुड़े थे और मध्य प्रदेश के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां भौतिक रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद से ये अपना भाषण शुरू किया और फिर धारा प्रवाह उन्होंने विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी, चोर, लुटेरा, तुष्टीकरण करने वाला, एक तरीके से ऐसा कुछ भी शायद ही कुछ छोड़ा उन्होंने जो विपक्ष को कहा ना हो। और सबसे जो दिलचस्प बात देखने को यह मिली कि प्रधानमंत्री ने आज कांग्रेस पार्टी पर बहुत तीखा हमला किया। सबसे ज़्यादा अगर उनके निशाने पर रही तो कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, इनका नाम लेकर प्रधानमंत्री ने तीखे हमले किए और प्रधानमंत्री ने कहा कि लाखों करोड़ का घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसके बाद ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी है, उसी हथियार से वो विपक्ष को या खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश और 2024 के लोकसभा चुनाव में चित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ये परसेप्शन बनाना चाहते हैं और लगातार इस बात को वो कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष भ्रष्टाचारी है। ये क्या लोगों का ध्यान रख पाएगा? ये तो अपनी जेब भरेंगे, अपने दल ये चलाते हैं, दलों का पहले ये देख लें फिर देश को देखेंगे। 2024 का चुनाव का भी एक तरीके से उन्होंने शंखनाद भी किया। हालांकि हम मीडिया वाले हैं, अब पता नहीं कितने शंखनाद हम लोग कराएंगे। अभी बहुत 7-8 महीने 10 महीने का वक्त बाकी है चुनाव में, तो शंखनाद होते रहेंगे। लेकिन एक शंखनाद इसे कह सकते हैं मध्य प्रदेश की सरजमी से। आज उन्होंने मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव है और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव है। कुछ कथा काया यूं रही कि प्रधानमंत्री ने 2014 और 2013 में जो मुद्दे उठाए थे कांग्रेस को लेकर कि ये सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी है, 2014 के मुद्दे पर वो 24 के चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा उनकी बातचीत से लगा। प्रधानमंत्री ने 2G घोटाला का मुद्दा उठाया, कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया, उन्होंने हेलीकॉप्टर अगस्ता वेस्टलैंड डील का मुद्दा उठाया, इस सबमरीन घोटाले का मुद्दा उठाया। इस तरीके के मुद्दे उठाकर उन्होंने ये गुणागणित लगाकर जो कुल जमा जो योग है वो 1 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने दर्शकों के सामने, ये यूँ कहें कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने और जनता के सामने और देश के सामने रख दिया। क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, टीवी पत्रकार हैं, तो हम लोगों के जुबान पर दर्शक ही रहते हैं। नेता है तो उसके कार्यकर्ता हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा और आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, नौकरी घोटाला, घोटाले ही घोटाले। इससे साफ जाहिर होता है कि विपक्षी दलों की बैठक को बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। वो उसके प्रवक्ता चाहे जो कुछ कहें, लेकिन उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। और ख़ास तौर पर लालू प्रसाद यादव के लिए इस संकेत और संदेश भी हो सकता है। कांग्रेस के लिए, अन्य दलों के लिए भी उन्होंने सीधे सीधे एक भ्रष्टाचार वाली बात कही और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, उसके आगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारे विपक्षी दल जो एक हो रहे हैं ये खुद को जेल जाने से बचाने के लिए हो रहे हैं, कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं ये इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं कि जेल ना जाएं। ये भ्रष्टाचार की गारंटी दे रहे हैं। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में गारंटी, 5 गारंटी, बीजेपी चुनाव हार गई। हिमाचल में 5 गारंटी, बीजेपी चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी ने 5 गारंटियां दे दी हैं, चुनाव परिणाम अभी आने हैं। इसी तरह राजस्थान में 5 गारंटियां उनकी पहले से थी
और भी कुछ 2-4 गारंटियां और दे देंगे। छत्तीसगढ़ में उनकी गारंटियां पुरानी वाली उनको भी दिखा रहे हैं कि भाई उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो गारंटी सिर्फ गारंटेड जो चुनाव जीत के हथियार को एक तरीके से प्रधानमंत्री ने भोथरा करने की कोशिश की इस गारंटी के साथ में कि देते रहो कोई गारंटी, और उन्होंने बाकी किसी और गारंटी का जिक्र नहीं किया, शिक्षा रोजगार इस गारंटी का जिक्र। उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचार की गारंटी देता है विपक्ष, और हम एक सबसे बड़ी गारंटी आज दे रहे हैं, और वो गारंटी है कि इनको जितने भ्रष्टाचारी हैं इनको जेल भेजने, सलाखों के पीछे भेजने की गारंटी हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस तीखे हमले के बाद विपक्ष ने जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और विपक्ष ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री की निराशा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं। और फिर विपक्ष ने, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, एक पूरी लंबी फेहरिस्त, जितने भी चौकसी हैं, जितने भी माल्याज हैं, और जितने भी अडानीज हैं, सारे अडानी, माल्या, चौकसी, पता नहीं क्या क्या पुरानी एक लिस्ट वो खोज लाए, और वो भी गिना लेंगे कि भाई आपका ही भ्रष्टाचार है, और ताजा भ्रष्टाचार तो आपका ये है। तो मंथन में आज जो हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई विपक्ष की जो गारंटी है, या विपक्ष जो परसेप्शन बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का, प्रधानमंत्री ने काउंटर अटैक किया है। ये लोहे से लोहा काटने की रणनीति में कौन कितना सफल होगा, ये आज हमारा मुद्दा है। भूमिका काफी हमने बता दी, अब सीधे प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं, जो आज भोपाल में उन्होंने कहा, जो भी बातें उन्होंने की। इससे पहले उनका जो रोड शो था वो भारी बारिश की आशंका के कारण कैंसिल हुआ। शहडोल में उनका एक कार्यक्रम था आदिवासियों के बीच, वो भी कैंसिल हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज यहाँ खुलकर विपक्ष को भ्रष्टाचारी, और उनका जो भाषण था भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द रहा, और उसके अलावा उन्होंने मुसलमानों को भी, पिछड़े मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात कह के थोड़ा सहलाने की कोशिश की। पसमानदा मुसलमानों पर वो खुलकर बोले। और भाजपा के एक कार्यकर्ता, एक बूथ कार्यकर्ता ने उनसे पूछा कि भाई बाकी दल तुष्टीकरण करते हैं, भाजपा का क्या नज़रिया है। उत्तराखंड की कार्यकर्ता थी वो, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश की चिंता है, हमें समाज की चिंता है, हमें गरीबों की चिंता है, और जो लोग ये तुष्टीकरण करते हैं उन्हें अपने दल की चिंता है, अपनी जेब भरने की चिंता है। प्रधानमंत्री ने इस तरीके से पूरा जो बूथ कार्यकर्ताओं का कन्वर्सेशन उन्होंने किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि भाई आप तुलना करके बताइए, कागज कलम रखिए, अपने मोबाइल को दुरुस्त रखिए, लैपटॉप को दुरुस्त रखिए, जनता के बीच जाइए और ये बताइए कि भाई पिछली सरकार में क्या था और मोदी जी ने क्या भेजा आपके लिए। ये बार बार मोदी जी का जिक्र आप करिए। उन्होंने साफ कहा कि भाई आप मोदी जी का जरूर जिक्र करिए, क्योंकि आपको उसी से तुलना करनी है कि मोदी जी के राज्य में गैस सिलेंडर कितने सस्ता, अच्छे तरीके से सस्ते मिल रहे हैं, और पिछली सरकारों में गैस सिलेंडर के लिए कितना भ्रष्टाचार होता था। इस तरह के उदाहरण उन्होंने दिए। और राहुल गांधी पर जो लालू प्रसाद यादव ने शादी को लेकर एक बयान दिया था, उनसे अनुरोध किया था, उसकी भी प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से चुटकी ली और कहा कि भाई मध्य प्रदेश में तो पहले की सरकारें ने कुछ काम नहीं किया, और हमने अपने कार्यकाल में 9 करोड़ नल घरों में लगाए हैं, हर घर हर नल, घर घर नल योजना के तहत। और अब जो मध्य प्रदेश का एक इलाका है, वहाँ लोग अपनी लड़कियां नहीं देते थे शादी के लिए, क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। अब लोग लड़कियां देने लगे हैं और लड़के कुंवारे नहीं हैं। प्रधानमंत्री का जरा ये अंदाज आप सुनेंगे, मुझे कुछ अलग अंदाज लगा आज उनका, कुछ ज़्यादा ही फोर्स था उनकी बातों में, कुछ उनके भाषण में ज़्यादा फोर्सफुल भाषण था, उसे आप देखिए। विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था।
इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का घोटाला ही अकेले लाखों करोड़ों का है। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला शामिल है, 10,000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, हेलीकॉप्टर से लेकर सबमरीन तक कांग्रेस के घोटाले से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के घोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो। आरजेडी हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, पशुपालन शेड घोटाला, बाढ़ राहत घोटाला, आरजेडी के घोटालों की इतनी लंबी सूची है, अदालतें भी थक गई, एक के बाद एक सजा घोषित करती चली जा रही है। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। मोदी कह रहे हैं कि भाई जब कानून का डंडा चल रहा है तब ये जुगलबंदी हो रही है। जो विपक्ष की एकता बैठक को उन्होंने कहा कि ये फोटो निकालो कार्यक्रम, प्रधानमंत्री इसको नेगलेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हलचल तो है, इसलिए उनको इसका जिक्र करना पड़ा। और एक दोहरी ताकत से मैंने शायद बहुत कम प्रधानमंत्री को इतना आक्रामक और इतना अंदर से अटैक करते हुए मैंने शायद बहुत कम ही सुना है उनको इस तरह करते हुए। आज वो बहुत रौ में थे और अपने अंदाज में पूरे विपक्ष को उन्होंने चोर, लुटेरे, भ्रष्टाचारी, 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी और बनाम भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की गारंटी। और मुद्दे वो कोयला घोटाला, मनरेगा घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, सबमरीन घोटाला, 2G घोटाला, बहुत सारे घोटाले। जैसे मैंने कहा, ये 2014 के चुनावी अभियान में प्रधानमंत्री इन घोटालों को जनसभाओं में उठाते थे। आज ये बूथ कार्यकर्ताओं से उनका संवाद था, लेकिन प्रधानमंत्री जब रॉ में आए तो ऐसा लगा कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। मोदी जी की यही खासियत है कि वो अपने अंदाज में संदेश और संकेत पहुंचाते हैं। शरद पवार और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने इस पर प्रतिक्रियाएं और तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चूँकि बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, इसलिए उनका बहुत जिक्र या उन्हें दिखाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। सीधे हम मंथन पे आते हैं।
मेहमानों का परिचय कराते हैं इस देश के बहुत ही यहाँ मेहमानों का हम परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। मेहमानों का एक बार परिचय कराते हैं। हमारे साथी कुछ जो हमारी लिस्ट है उसको करेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम कुछ मेहमानों का परिचय कराने के लिए टेम्पो बनाते हैं, वो एक कान में हमारे टपका देते हैं कि भैया अभी ये नहीं आए। जो आए उनका परिचय करा देते हैं। इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने संपादक और पत्रकारों के हक की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ में, बड़ी बहादुरी के साथ में लड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और तमाम वरिष्ठ लोगों के साथ नेतृत्व करने वाले NUJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पब्लिक एशिया के ग्रुप एडिटर रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद रास बिहारी जी, बहुत आभार आपका। संजय रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार, माफ़ कीजिएगा संजय सोनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। आलोक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब वरिष्ठ पत्रकार तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विकास बोंदरिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं चर्चा की शुरुआत चूंकि रास बिहारी जी से ही करना चाह रहा था। रास बिहारी जी का लगभग 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव और इस देश की राजनीति में कितना पानी बह गया, कितना क्या हुआ, रास बिहारी जी ने बहुत करीब से देखा है, जहां तक मैं जानता हूं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिद्धार्थ राजावत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भोपाल से। अब मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है हमारा जो पैनल है। रास बिहारी जी के पास जाऊंगा सीधे। रास बिहारी जी, प्रधानमंत्री ने आज काउंटर अटैक किया। उन्होंने कहा कि भाई ये भ्रष्टाचारियों का जो फोटो सेशन, उन्होंने कहा कि भाई ये भ्रष्टाचारी हैं। जब इनको लगने लगा कि सीकचे सामने हैं, जेल सामने उनको दिख रही, तो ये जुगलबंदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को आज मैं बहुत ही अटैकिंग मोड में देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत अंदर से बहुत लाउड साउंड कर रहे थे वो, और ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी 1 लाख 2 लाख 4 लाख की रैली को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल रौ में आ गए और जबरदस्त अटैक उन्होंने विपक्ष पर किया है और जिक्र भी किया है पटना बैठक का, बहुत सारे अन्य मुद्दों को छुआ है। मुसलमानों को लेकर भी कहा कि भाई मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है, इन लोगों ने ठीक नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं, जरा इस पर आपकी प्रारंभिक टिप्पणी मैं चाहता हूं रास बिहारी जी। देखिए दुर्गेंद्र, इसमें नई बात केवल एक ये है कि उन्होंने मध्य प्रदेश में बंगाल को लेके, बिहार को लेके, आंध्र प्रदेश को लेके, तमिलनाडु को लेके, जो भी जहां जहां विपक्षी सरकार है वहां उन्होंने हमला बोला। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और दूसरे नेताओं पे तमाम तरह के हमले किए थे। और इसी तरह जहां जहां भी वो राज्यों में जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां वहां वो हमला करते रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और खास तौर में भोपाल में जो उन्होंने आज भाषण दिया है, वो एक तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रखा है। उन्होंने यहाँ पर आज ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं है जिसका जिक्र ना किया हो, ऐसी कोई विपक्ष की सरकार नहीं है जिसपे उन्होंने हमला ना बोला हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे तुष्टीकरण हो, चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने सब ऐसे मुद्दे छुए हैं जो, क्योंकि ये दरअसल बूथ पे जो जाने वाले कार्यकर्ता हैं उनको समझाने के लिए है कि मेरा बूथ जीतो अभियान है, और वो अपने कार्यकर्ताओं को क्या क्या ट्रेनिंग देना चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं, ये उन्होंने आज अपनी तरफ से पूरी तरह साफ कर दिया कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे उठाएंगे और जो लोग काम करने जा रहे हैं बूथों पर, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी ये मुद्दा उठाया जाए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से विपक्षी दलों पर हमला बोला है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब अटैक की राजनीति करेगी, बचाव की राजनीति नहीं करेगी। जिस तरह से विपक्षी दल शोर शराबा एकजुट होकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम एकजुट लड़े तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार जाएगी, 100 सीटों पे निबट जाएगी,
ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना और खास तौर पे नरेंद्र मोदी का ये हो सकता है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कितने कारगर साबित होंगे ये तो विधानसभा चुनाव बताएगा, लेकिन अभी नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो पूरे देश में खूब बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लोग उनको सुनने आते हैं, लोग उनके नाम पे वोट देने आते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लोग उनकी नीतियों की प्रशंसा करते हैं। और पिछले 9 साल में कांग्रेस या जो भी अन्य विपक्षी दल हैं केंद्र सरकार को नहीं घेर सके। आप तमाम तरह के आरोप जरूर लगाते रहे, लेकिन एक भी ऐसा आरोप कोई पार्टी किसी मंत्री पर या प्रधानमंत्री पर या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, आप कोई आरोप नहीं वो लगा सके। लेकिन ठीक है, राज्यों में स्थिति दूसरी हो सकती है। बिहारी जी, अडानी जी के मुद्दे पर तो सबसे ज्यादा घेरा और प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठा दी कि आप भ्रष्टाचारी हैं, अडानी के भाई हैं आप। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना, राहुल गांधी की सदस्यता भी गई। नहीं, देखिए घेरना एक अलग बात है, लेकिन उसको साबित करना एक अलग बात है। भाई राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए तो गई कि वो जिस तरह से मोदी उपनाम को, हाँ, वो अलग विषय है, लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री को घेरने की तो कोशिश उसके अंदर हुई है, कहीं ना कहीं अडानी को लेकर, अन्य लोगों को लेकर। देखिए घेरने की बात अलग है, साबित करने की बात अलग है। आप जनता में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये केवल देखिए, चुनाव केवल ये नहीं होता कि 10 पार्टी एक साथ हो जाएं और एक को मिलके, ठीक बात, एक पार्टी को हरा दें। क्योंकि पार्टी में खास तौर पे अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी 1971 में बहुत सारे विपक्षी दल एकजुट थे, लेकिन उनका जो गरीबी हटाओ का नारा था उसमें सब साफ हो गए थे। ऐसा नहीं है कि अगर ये सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक देंगे। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है। आज जो कल क्या माहौल होगा, कल क्या माहौल बनेगा, ये आने वाला समय बलवान होता। राज बिहारी जी, समय बलवान होता। आज मैं तेलंगाना की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो 2 महीने पहले तक कांग्रेस वहां 3 में थी ना 13 में थी, और अचानक अब वो बिल्कुल 1 और 2 की लड़ाई में वहां नजर आ रही। तो समय बहुत बलवान होता। आप ठीक कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे महामानव है राजनीति के, उनको हराना इतना आसान नहीं है। मैं अब इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। आज प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है आपकी पार्टी, और 2G से लेके, कोयला घोटाले से लेके, मनरेगा से लेके, मतलब मैं अभी देख रहा था, लिस्ट निकाले हुए था, तो ये सारे 2014-13 में जो मुद्दे बीजेपी उठाती थी वो सारे घोटाले उन्होंने आज फिर खोल दिए। और पूरे विपक्ष का कैलकुलेट करके उन्होंने कुल जमा जो योग है वो 20,000 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, क्या हम बोल ही नहीं पा रहे हैं कितने लाख करोड़ उन्होंने बता दिया। इतना सारा मसला कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। और वो कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचारी सारे एक हो गए, 20 लाख करोड़ की गारंटी वो दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इनको सबको अंदर करेंगे घसीट के। बताइए आप लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? सब जेलें चले जाएंगे, तो जेलें से लड़ेंगे क्या आप लोग? चौहान साहब जी, 15 अगस्त 2014 जी, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलने का एक अभियान चालू हुआ। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े क्रम वाइज झूठ बोलना शुरू किया। 2 करोड़ रोजगार देंगे, सबको 15-15 करोड़ रुपए देंगे। इस प्रकार से झूठ बोलने का योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य प्रारंभ हुआ था वो आज निरंतर चल रहा है। देखिए आप, एक सूप बोले तो बोले छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। किस प्रकार से माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनसे पूछा कि 20,000 करोड़ रुपया जो शेल कंपनीज में लगा है, जो मॉरिशस की जो कंपनियां बनाई गई है, वो कहाँ से आया? ओहो, अभी आप समझ में आया। 20,000 बनाम 20 लाख, ये मसला है। ठीक है, वो मोदी जी कई शून्य बढ़ा दिए हैं उसमें, अब आप लोग बचोगे नहीं। चौहान साहब जी, किस प्रकार से राफेल का बारे में उनसे पूछा, जो दस्तावेज पेश किए गए, और किस प्रकार से राफेल की डील में जो मध्यस्थता कर रहे थे उनके नाम उजागर हुए कि किस किस को काम दिए गए, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं जी। तो अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे थे कि वो मतलब इतने सब लामबंद के उनके पीछे लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि जब आपसे पूछा जाता है कि अडानी की आय एकदम इतनी कैसे बढ़ गई, वो क्या कारण रहा, ऐसा कौन सा अलाउद्दीन का चिराग उनको मिल गया? राजवत साहब, वो कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से आप भी करिए, आप भी अडानी हो जाइए, क्या दिक्कत है? कारोबार, बहुत अच्छी बात बोली। आपको मालूम है कि करीब 45,000
उद्योगपति देश छोड़ के चले गए, उसकी भी पूरी सूची है। आज भ्रष्टाचार पर जवाब देना होगा, इधर उधर मत घुमाइएगा। आज भ्रष्टाचार पर जवाब देना होगा राजावत साहब। भ्रष्टाचार की बात करिए कि भ्रष्टाचार जो मोदी जी कह रहे हैं कि 20 लाख करोड़ का जो पुलिंदा विपक्ष का है और लाखों करोड़ तो अकेले कांग्रेस का है, इस पर कांग्रेस को और विपक्षी दलों को जवाब देना होगा। रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास गोंदरिया जी के पास। विकास जी, प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जो आरोप बीजेपी पर विपक्ष लगा रहा था और कर्नाटक में जो आरोप लगाकर उन्होंने चुनाव जीता, अब उसी हथियार से प्रधानमंत्री विपक्ष को चित करना चाहते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर जो जितने घोटालों के नाम लिए हैं, आप भी वहाँ मौजूद रहे होंगे, 2G, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, मनरेगा घोटाला, इतने सारे घोटालों का उन्होंने नाम लिया है। ये सब 2014 में मंचों से हम लोगों ने खूब सुना है और आपने भी खूब सुना होगा, प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से, और बहुत सारे लोगों के जो नेता थे वो बोलते थे। 9 साल की आपकी सरकार हो गई है, अब इसमें क्या बचा? इन लोगों को अब तक तुम मार मार के सलाखों के पीछे होना चाहिए था इनको। अभी भी क्या यह मुद्दा बचा है क्या? या कोई नया घोटाला आप लाते, प्रधानमंत्री जी लाते? विकास जी। जी नहीं, देखिए, जांच जारी है। एक हिंदुस्तान में कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी इस ढंग का क्रिमिनल ऑफेंस पुटअप करने का एक तौर तरीका है जिसमें समय लगता है। और अगर प्रधानमंत्री जी आज मंच से इस बात को बोल रहे हैं तो आप मानिए कि गंभीर कार्रवाइयां इन मामलों में चंद दिनों में होने वाली हैं। और देखिए, कुछ में तो हुई है। कॉमनवेल्थ घोटाले में कलमाड़ी जी किधर गायब हो गए, आपको हमको सबको पता है। कोयला घोटाले में वो तो सारे मामले वो गिना रहे हैं जिनमें जो बिल्कुल एक तरीके से दगी कारतूस हो गए, खत्म हो गए। 2G में क्या निकल कर आया कि भाई आपने एज्यूम कर लिया था, आपने एज्यूम कर लिया था कि अगर विकास जी को हम ये माल इतने में बेचते तो इतना लाभ होता। वो भी कोर्ट ने कह दिया कि भैया एजम्पशन है था वो। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो बहुत बड़े नेता हैं, उनको मुद्दा उठाना चाहिए। और अगर उन पर किसी ने भ्रष्टाचार का अटैक किया पार्टी पर तो जाहिर सी बात वो चुनाव में जाएंगे, वो ऐसा करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 9 साल की सरकार के बाद अभी भी ऐसा बताना जनता को कि भाई अभी भी ये भ्रष्टाचारी है, क्या कांग्रेस सरकार में है क्या 9 साल से? नहीं, चौहान साहब, आप कह रहे हो ना, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्रवाई करी है। जो आप बोलते हैं ना कि प्रतिपक्ष हमारे ऊपर इल्जाम लगाता है, IB, CIB, CBI और ये सब ED इंक्वायरी कर रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, तो इनके पीछे क्या मामले हैं? यही मामले हैं। नंबर दूसरी बात, आपने मैं तो मानता हूं कि जितने लोगों पे छापे पड़े हैं कहीं ना कहीं कुछ होगा, मैं तो ये व्यक्तिगत मानता हूं। लेकिन कम से कम जरा अपने लोगों को भी जरा देख लीजिए। जो लोग आपके पाले में चले जाते हैं वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धो डालते हैं उठा के आप लोग। ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का कोई मामला होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, देखिए, मतलब मैं तो एक परसेप्शन सामान्य सा है, जनता सब समझती है, देखती है। सिंधिया पे कार्रवाई हुई क्या? सिंधिया पे 10,000 करोड़ के दस्तावेज थे अवैध जमीनों के, और यश बैंक का भी घोटाला। आप लोगों ने मुद्दा नहीं उठाया तो कहां से वो कार्रवाई कर दें? आप भी राजावत जी बात करते हैं, आप जब मुद्दा उठाओगे तभी कार्रवाई करेंगे। और वो बहुत जाने अनजाने बहुत बढ़िया बात बोल गए कि अगर विपक्ष परसेप्शन बनाएगा तो सत्ता पक्ष भी परसेप्शन बनाएगा। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और देश में भी चुनाव है, खेल परसेप्शन का है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल परसेप्शन को आप ये मानिए, जो आपने तोहमत की कि अपने लोगों को देखिए, उस मामले में एकदम स्पष्ट नहीं, हमने तोहमत नहीं दी है, हमने तोहमत नहीं दी। ये प्रमाण है, दर्जन भर की फलाजी ढिकाजी जितने लोग दूसरे दलों में रहते हैं उनको जब आप ले लेते हैं उनकी जांच रुक जाती है। कहाँ होती जांच उनकी? शिवराज सिंह के 225 घोटाले हैं जो घोटाले में कितने मर गए, एक पत्रकार भी मर गया हमारे टीवी चैनलों का। आपने कहा शिकायतें करी, करे ना कोई शिकायत। देखिए सिद्धार्थ जी, शिवराज जी को लेके आपने जितनी शिकायतें करी, कोर्ट तक गए, के मिश्रा जी आपके मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज मैं केंद्रित रहूंगा प्रधानमंत्री पे। आज शिवराज जी, प्रधानमंत्री जी ने कोई बहुत भाव भी नहीं दिया शिवराज जी को। आज वहां वो 24 देख रहे हैं, कह रहे हैं भैया तुम अपना जो 23 है वो निपट लो तुम,
हमें 24 दिख रहा है, उसी की बैटिंग वो करते नजर आए। मैं आलोक त्रिपाठी के पास जाऊंगा। अब चूंकि दोनों ने आपस में एक दूसरे को टिप्पणी कर लिए, तो मैं आलोक त्रिपाठी के पास जाता हूं। आलोक त्रिपाठी, प्रधानमंत्री को जैसा भी रास बिहारी जी ने कहा, बहुत अनुभवी पत्रकार है, रास बिहारी जी ने कहा कि भाई आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वहां पटना में 15 लोग इकट्ठा हो जाएं और नरेंद्र मोदी सत्ता से गए, ऐसा है नहीं। बहुत ताकतवर नेता हैं और हम सब भी जानते हैं बहुत ताकतवर नेता हैं। लेकिन पिछले दिनों एक परसेप्शन इस देश में बनने लगा है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष है। जिस विपक्ष को मरा खटा खपा कहा जाता था कि कौन है, अब कम से कम कौन है का सवाल कम से कम 25% तो हल होता दिख रहा। आलोक त्रिपाठी जी दुर्गे जी, देखिए पटना में जिस तरह विपक्ष ने मीटिंग की, एक माहौल बनाने का प्रयास किया, तो ये पहली मीटिंग थी और मोदी जी ने, जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन पहली बार इस तरह देखने को मिला कि उन्होंने पहली मीटिंग के बाद ही अटैक कर दिया। उनका मकसद, कई मकसद थे। एक तो जो विपक्ष का कुनबा तैयार हो रहा था, उसमें से जो अभी नहीं आ पाए थे उनको एक उन्होंने मैसेज दे दिया कि आपके खिलाफ भी अगर जांच होगी तो आप कहां जाओगे सोच लो। तो ये एक मैसेज उनके लिए भी था। आरजेडी ने कहा कि वो धमका रहे हैं मंच से, वो विपक्षी दलों को मंच से धमका रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगा के बंद कर देंगे। आरजेडी ने कहा है आज। तो एक ये मैसेज ही था कि जो विपक्ष की तरफ अभी जाना, जो कुनबा तैयार हो रहा है, उस कुनबे में जिसको जिसको जाना है सोच ले। तो ये डायरेक्ट उन्होंने एक मैसेज दिया। दूसरा ये कि उन्होंने ये देखा कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा बनाएंगे तो भ्रष्टाचार में चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे कांग्रेस हो, जिसका जवाब देना उनके लिए बचना होगा। तो उस मुद्दे को उन्होंने उन पे चोट किया। तो ये जो मुद्दा और ये जो आरोप जिस तरह से उन्होंने लगाया, उससे विपक्ष जो एक होने का प्रयास कर रहा है, जो अगली बैठक फिर तैयारी चल रही है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। दूसरी चीज, विपक्ष अभी इस स्थिति में नहीं है। चाहे यूपी का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे राष्ट्रीय आपका बिहार का हो, हर जगह अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता बड़े बड़े हैं और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग माहौल है। तो मोदी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। लेकिन भाजपा कभी भी कोई भी चुनाव, चाहे बूथ लेवल का हो चाहे वो प्रधानमंत्री तक का चुनाव हो, मैंने देखा कि वो कभी हल्के में नहीं लेती है। वो बहुत ही नीचे लेवल पे, बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक के लोगों को इन्वॉल्व करती है और पूरे दम से चुनाव लड़ती है। तो ये जो 2024 का लोकसभा का चुनाव हो चाहे 5 राज्यों का चुनाव हो, वो उन दोनों चुनावों को लेकर के ये जो आज आक्रमण हुआ है, ये उसी को लेकर के हुआ है। और हमको जो लगता है आने वाले जो विपक्ष की बैठक होगी, उस बैठक में जो विपक्षी दलों के जो नेता है उनकी संख्या कितनी बढ़ी, ये काफी कुछ निर्भर करेगा। नहीं, आलोक त्रिपाठी बढ़े न बढ़े घटे, बस ये देखना है हमको आपको कि घटती तो नहीं है। मैं भोपाल से हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, संजय सोनी जी, मैं संजय सोनी के पास आऊंगा। संजय जी, आलोक त्रिपाठी ने लगभग वो लाइन दे दी जिस पर हम बात करना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट कर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल गड्ढमड्ढ हो चुका है मामला, और तेलंगाना के साथी भी बैठे हैं, वहाँ तेलंगाना में बहुत उलटफेर हो चुका है। जब उनको रिपोर्ट दी गई तो उन्होंने कहा ये तो सब चौपट करके रखा है तुम लोगों ने। नड्डा को उत्तर प्रदेश में आना था, यहाँ श्रावस्ती में एक कार्यक्रम में, उनका भी कार्यक्रम कैंसिल कराया गया, भोपाल आइए। और बाकायदे विधिवत उन्होंने कार्यकर्ताओं को, अभी जो रास बिहारी जी ने कहा है कि वो कार्यकर्ताओं को कहा घर घर जाके ये मुद्दे सेट कर दिए। राजावत जी, मैं आ रहा हूँ, महाकाल वाले मुद्दे पर मैं आऊँगा, क्योंकि आप लोग इसको उठा नहीं पा रहे हैं अभी ठीक से, मैं आऊँगा। कुल मिलाकर मैं आपके पास भी आऊँगा, चूँकि मैं अपने पत्रकार साथी संजय के पास जाऊँगा। संजय जी, एक तरीके से आलोक त्रिपाठी ने कहा कि जो अभी तक बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिफेंसिव थी कर्नाटक में, मोदी के एंट्री से पहले जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व था वो डिफेंसिव था भ्रष्टाचार के मसले पर। मोदी ने कहा कि ये गलती अब दोबारा न मध्य प्रदेश में होने देंगे ना देश में होने देंगे। और आज उन्होंने बिल्कुल अंतर आत्मा से अटैक कर दिया। मैं इसे अंतर आत्मा का अटैक कहूंगा, क्योंकि जिस तरह वो बोल रहे थे वो साउंड, मैंने ऐसी साउंड कभी नहीं सुनी उनकी। संजय सोनी, देखिए इस बार क्या था कि मोदी जी को जो बूथ लेवल के जो देश भर के प्रभारी और बूथ कार्यकर्ता आए थे, उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने का एक अच्छा मौका था। और उनने देश भर के मैसेज, और खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में वो जो बूथ कार्यकर्ता आए हैं वो उन राज्यों में ही भेजे गए हैं। तो आप ये मैसेज समझिए कि जो प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो उन्होंने पहले तो हर राज्य, हर विपक्षी पार्टी को घेरा है, उसके बाद उन्होंने हर चीज को उठाया है जो राज्य के लिए जरूरी है।
जो चुनाव के लिए जरूरी हैं, उन चीजों को उन्होंने प्राथमिकता से उठाया। और साथ में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, भ्रष्टाचार, अन्य मुद्दे, तुष्टीकरण, हम संतुष्टिकरण करते हैं और बाकी दल तुष्टिकरण करते हैं। उसमें उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन सारे दल, सारे विपक्षी दल को उन्होंने घेर के ये बात कही कि आखिर बाकी दल कर क्या रहे देश में। और उनने साफ कहा कि भाजपा दल जरूर है मगर देश से बड़ा नहीं है, पहले देश फिर दल। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री का मैसेज पूरे देश के लिए है। प्रधानमंत्री ने भोपाल की सरजमी पे अगर कुछ कहा है तो उससे क्या माहौल बनना चाहिए वो भली भांति जानते हैं। उनको हर वर्ड, हर अपने बयान का मीनिंग पता होता है कि ये इसका मैसेज कहाँ जाएगा और उसका सोनी जी क्या लाभ है। कर्नाटक में भी उन्होंने बहुत संदेश दिए थे। कर्नाटक में भी मुझे लगता है इससे तगड़ा संदेश और बहुत बड़े बड़े रोड शो किए थे। यहाँ तो 350 मीटर वाला जो रोड शो भी कैंसिल हो गया था और अभी 1 अप्रैल का भी कार्यक्रम उनका कैंसिल हो चुका है। विपक्ष इसको लेकर राजनीति कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है। वहां भी बहुत बड़े बड़े रोड शो किए थे और मास्टर स्ट्रोक बजरंगबली वाला चला था। लेकिन अब संघ का जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर भी कह चुका है कि भैया अकेले मोदी जी पर लोड मत डालो, सारे इंजन उनके कंधे पर मत लदो। सवाल ये है, देखिए आप भी अच्छे से जानते हैं कि कोई भी राज्य में अब स्थानीय और जो पार्टी का जो एक्चुअल में जो संगठन है, जो स्ट्रक्चर है, अब तो बाकी सब समझ लीजिए डमी है। आज की राजनीति में, आज की भाजपा में सारे दल के सारे जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो एक डमी के रूप में काम करते हैं। संगठन में काम कैसे करना है या तो ये BL संतोष बताएंगे या आपको अमित शाह बताएंगे या मोदी जी बताएंगे। तो देखिए मैं अमित शाह मोदी जी की बात नहीं करता, वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन BL संतोष और JP नड्डा अपने अपने राज्यों में औंधे मुंह धराशायी हो चुके हैं। और BL संतोष को सबसे ज्यादा वहां आलोचनाओं का एक तरीके से सामना करना पड़ा। कर्नाटक में उन्हीं की पार्टी के नेता संतोष का नाम लेके भाग खड़े हुए और कहा कि भैया यही आदमी नष्ट कर देगा, और अंततः 66 पर टिक गई बीजेपी। जी, तो नहीं, इसमें मेरा ये कहना है कि आज का जो PM का मैसेज है वो सिर्फ मुझे लगता है संजय जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही, दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं। मैं तेलंगाना से वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल रहमान साहब के पास चलूंगा। रहमान साहब, दक्षिण क्या हाल हवाल है, क्या वहां स्थिति है? ऐसी खबरें आ रही हैं, चूंकि हम लोग उत्तर में बैठे हैं, उत्तर के केंद्र में बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ परिस्थितियाँ तेलंगाना और दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में तो बदली गई, लेकिन तेलंगाना में जो तीसरे नंबर की पार्टी थी कांग्रेस, कोई भाव नहीं दे रहा था, कुछ वहाँ स्थितियाँ उसकी सुधरी हैं और बीजेपी में बगावत जैसी हो गई है। संजय बंडी जो उन्होंने बहुत मेहनत की थी, एक तरीके से बाकी लोगों ने उनके पैर घसीट दिए, बड़ी दिक्कत में है वो। अब्दुल रहमान साहब, तेलंगाना में जो आज कांग्रेस पार्टी जो उरूज पे आ रही है, ये जो है कर्नाटक इलेक्शन में जो जीत हुई है, वहां से तेलंगाना स्टेट में जो है क्लाइमेट चेंज हो गया है और पब्लिक में भी जो है कांग्रेस पार्टी की जो है एक अच्छी सी जो है उम्मीद से है। और यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी है, उन यूथ लीडर अच्छे से जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं पब्लिक इश्यूज के ऊपर। रहमान साहब, रेवंत रेड्डी भी ABP के मूल कार्यकर्ता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। कांग्रेस ने उनको जो कमान दी वो भी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो मुझे लगता है वहां कांग्रेस ने एक तरीके से लोहे सुलह वहां भी काटा है। जी जी, वहाँ ये तो ABVP के स्टूडेंट से विंग से रहे हैं और सारी पार्टियों में रहे, TDP से लेके TRS से लेके सब जगह रहे हैं, वो बीजेपी में भी रहे हैं वो। जी जी, तो अच्छे से जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उनके साथ साथ कल ही जो है राहुल गांधी जी साहब के नेतृत्व में जो है यहाँ के फार्मर MP पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और फॉर्मर मिनिस्टर जूपेली कृष्णा राव के साथ साथ
35 अच्छे नेता लोग भी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए, और जो बीजेपी से भी जो है कई बड़े नेता लोग कांग्रेस पार्टी में आने के लिए बहुत से जो है। रहमान साहब, एक खबर और आ रही वहां से, उसकी आप पुष्टि करिए कि क्या स्थिति है। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वहां, जो वो इस बात को लेकर बहुत नाराज है और दुखी है कि जिस टीआरएस के खिलाफ वो झंडा उठा के अपनी पार्टी को यहां तक लेकर आए थे, उसी टीआरएस से अंदर से एक तरीके से बीजेपी का समझौता हो गया है। क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी ना होना, मोदी जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। के कविता वाईएस चंद्रशेखर राव की बिटिया हैं वो, और अभी तक वो बाहर हैं। ईडी उनकी सारी जांच वांच कर चुकी है, अब तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। हाल तक जो है ये तेलंगाना राष्ट्र समिति स्टेट लेवल पे चलाए हैं। जैसे कि त्रिपुल तलाक के इशू में भी सीएम केसीआर साहब वो लोग जो है बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करें, और दीगर जो है इश्यूज पे भी सपोर्ट किए। जब बीआरएस पार्टी बनाए हैं तब से जो है केसीआर साहब जो है ओपन जो है बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। और आप बोले जो लीक जो है कविता का लीकर स्कैम, वो जो है ईडी और सीबीआई में चार्जशीट में भी नाम आया था, फिर जो है अचानक जो है वो अरेस्ट नहीं होने से वो संदेश भी जो है पब्लिक टॉक में अच्छा है। संदेह की स्थिति है और चीजें वहां माहौल बदल रहा, ऐसी खबरें हैं। खैर, ये तो नेता लोग जाने कितना माहौल बदल रहा। चुनाव परिणाम बताएंगे। मैं राज बिहारी जी के पास फिर आता हूं लौट के। राज बिहारी जी, एक हमको जरा गणित बता दीजिए। मैं बहुत विद्यार्थी हूं पत्रकारिता का, और आप हमारे पुरोधा हैं, आपने इतने दिनों पत्रकारिता में गुजारे हैं। ये कौन सा मोड होता है कि अचानक मान लीजिए प्रधानमंत्री भोपाल चले गए, एक कोई एजेंसी, कोई सी वोटर, कोई डी वोटर, कोई वी वोटर जाता है, और उसी दिन कौन सा थर्मामीटर वो लगा देता है कि पता चलता है कि राज बिहारी की टीआरपी इतनी हो गई, दुर्गेंद्र चौहान नीचे चले गए। ये कौन सा मोड होता है? और अगर ये कोई मोड होता है तो ये पटना की जो रैली हुई थी या जो बैठक हुई थी, उसके बाद फिर ये सर्वे क्यों नहीं आया? आम जनता के लोगों में क्या सवाल नहीं उठेगा क्या? देखिए, ये जो भी ओपिनियन पोल होते हैं या एग्जिट पोल होते हैं, चुनाव से पहले जो सर्वे होते हैं, एक तरह से जनता की नब्ज क्या है, ये इनका अपना एक मापदंड है जिसके तहत ये सर्वे करते हैं। लेकिन सर्वे हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं होता। मैं होल सर्वे की बात नहीं कर रहा हूँ राज बिहारी जी, मैं कर रहा हूँ कि डे टू डे जो सर्वे आजकल होने लगे हैं। आप लोगों ने कभी इस तरह के सर्वे नहीं कराए होंगे बतौर संपादक, मैंने भी नहीं कराए हैं। डे टू डे जो सर्वे होता है, अचानक दुर्गेंद्र चौहान किसी रैली में गए और पता चला कि आपने एक एजेंसी भेज दी, सर्वे आ गया कि भाई दुर्गेंद्र चौहान का टीआरपी मीटर आगे बढ़ गया, वो बहुत आगे बढ़ गया। मैं आपको पुराना एक उदाहरण देता हूं कि जब टेलीविजन चैनल नहीं आए थे जी, तो जो अखबारों में रिपोर्टर होते थे उनको अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में भेजा जाता था, और वो जब कवरेज करते थे वहां से जी, और जब लौट के आते थे तो उनसे कोई पूछता था कि कौन जीत रहा है, वो जो रिपोर्ट देते थे वो लगभग बहुत आसपास सही बैठती थी। अगर आप निष्पक्ष होकर अगर रिपोर्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि कौन हारने वाला, कौन नहीं हारने वाला। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि जहां पर आप नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि हवा चल रही है, कोई किसी की लहर चल रही है, तो वहां साफ पता होता है कि क्या होने वाला है। अगर जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में यह मान के हम चल सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो पिछली बार जिनके नेतृत्व चुनाव लड़ा गया था, पार्टी हार गई, इस बार भी बहुत अच्छा करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम लंबे समय के बाद बार परिवर्तन होगा, मुख्यमंत्री बदला जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, लेकिन नहीं बदला गया। दूसरा सवाल, लोग देखिए, कुछ लोग अपने फेवर में रिपोर्ट आए इसलिए भी सर्वे का कराते, क्योंकि आज तक जितने सर्वे हुए हैं, मेरे पास आज तक कोई भी सर्वे एजेंसी का फोन नहीं आया कि क्या होगा चुनाव में, आप किसको वोट देंगे। लेकिन अगर आप आम जनता में जाके बात करेंगे, मैं पार्टी के नेताओं की बात नहीं कर रहा, पार्टी के नेता तो सभी दावा ही करेंगे कि हम जीतने वाले हैं, और आप जब चुनाव नतीजे आते हैं तब भी कहेंगे हम जीतने वाले हैं। लेकिन जब कभी कभी और खास तौर पे जब हवा चलती है किसी पार्टी की,
तो साफ पता चल जाता है कि इस बार राज्य में, जिले में, देश में क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन कुछ लोग अपने अपने पद पर बने रहने के लिए इस तरह के सर्वे का कराते रहते हैं। पार्टियां भी सर्वे कराती हैं और ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने स्तर पर सर्वे का कराता है, सरकार को सलाह देता है कि आप ये करिए, आप ये मत करिए। लेकिन देखिए, सबसे जैसे अभी आपने हिमाचल का उदाहरण दिया, अभी आपने कर्नाटक का उदाहरण दिया, लेकिन एक गुजरात का भी उदाहरण है। गुजरात में तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया। गुजरात में सीएम सभी मंत्री बदल दिए गए और बहुत जोरदार ढंग से पार्टी सत्ता में आई। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया और तमाम चर्चा के बाद परिवर्तन होगा कर्नाटक में नहीं किया। यही हाल भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में होने वाला है। या आप ये भी मान सकते हैं कि एंड टाइम पे 4 महीना पहले परिवर्तन करके केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं तोहमत अपने सिर पे लेगा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदल दिया एन मौके पर, इसलिए पार्टी हार गई। और मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व ये भी चाहता है कि जो भी हार हो उसकी पूरा जो है ठीकरा वो शिवराज सिंह चौहान के। हाँ, मैं इसी बात पर आना चाह रहा था राज बिहारी जी। आज जो मोदी जी का कार्यक्रम था, जैसे एक तो सर्वे की बात हुई कि वहां गए तो जो सर्वे निकल कर आया कि भाई 57% लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, राहुल गांधी 18 हैं, बाकी 2, 3, 4 में निपट गए। तो ये सर्वे तो जाहिर सी बात, अगर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ता का कार्यक्रम था उसी के बीच में आप कर रहे होंगे, 2, 4, 5 लोग इधर उधर के कांग्रेसी मिल गए होंगे, पूछ लिया होगा राहुल भैया, हाँ ठीक है चलो भाई। लेकिन एक सर्वे आया है जो आप उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं कि वो 26 मई से 26 जून का है। एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, उसमें बता रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस को 44% वोट मिल रहे हैं। बीजेपी को 106 से 118 सीट और कांग्रेस को 108 से 120 सीट। बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट दे रहे हैं लेकिन सीटें 4 दे रहे हैं। ये थोड़ा गणित मेरी समझ में नहीं आया, चूंकि गणित मेरी कमजोर है। और अन्य दलों को 10% वोट दे रहे हैं, उनको भी सीटें 4 दे रहे हैं। तो इस तरीके के जो सर्वे हैं, जैसे आपने कहा कि शिवराज की दिक्कत है, तो इसमें तो नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं 44% बहुत छोटा सा कमेंट चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। राज बिहारी जी, दरअसल क्या होता है कि एक अंडर करंट जो होता है, और कई बार जो सर्वे एजेंसी होती हैं वो किस क्षेत्र में गई है। अगर उन्होंने इंदौर में सर्वे किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमजोर हालत में नहीं दिखाई देगी। अगर उन्होंने भोपाल में भी किया तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हालत में नहीं दिखाई देगी। लेकिन यही अगर ग्वालियर, शिवपुरी, गुना में सर्वे करेंगे तो वहां पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत है। इसी तरह जो कांग्रेस का अपना प्रभाव क्षेत्र है, अगर वहां पर सर्वे की रिपोर्ट आती है तो वो इसी तरह कारण सर्वे जो है वो सटीक नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा यह है कि आप 108 सीट से और 120 सीट कह रहे हैं। जवाब सर्वे करते हैं तो सर्वे में तो 3 ही सवाल होते हैं ना, आप किसको वोट देंगे, कांग्रेस को देंगे, बीजेपी को देंगे या नहीं कह सकते हैं। तो ये जो जितना अंतर बताते हैं, ये बताते हैं कि जो सर्वे होते हैं वो पूरी तरह इसी तरह सटीक नहीं बैठ पाते, कुछ माइनस प्लस की गुंजाइश हमेशा। एक छोटी सी और प्रश्न आपसे ऐड कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं तुरंत सबका छोटा छोटा एक लूंगा, फिर उसके बाद खत्म करूंगा कार्यक्रम। मोदी जी आज वहां भोपाल में थे, ये 24 की बात कर रहे थे या 23 की बात कर रहे थे? बस कट टू कट जवाब। देखिए, मोदी जी ने जिस तरह से मुद्दे उठाए, जिस तरह से विपक्षी नेताओं पे उन्होंने हमले किए हैं, वो सीधा 2024 को लेके बोले। ठीक है, मध्य प्रदेश में उन्होंने मध्य प्रदेश की अगर चर्चा भी की तो यही बताया कि मध्य प्रदेश में हम घर इतने घरों में नल लग गए हैं, अब यहाँ की महिलाओं, अब यहाँ की लड़कियों को शादी के लिए इतनी लड़के कुंवारे नहीं रहेंगे। राहुल गांधी को भी घुमा के दिया उन्होंने कि मंत्री ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं वो सब मुद्दे राष्ट्रीय स्तर को लेके उठाए हैं और साफ साफ उन्होंने ये संकेत दिया है कि ये 5 राज्यों में जो बूथ कार्यकर्ता जा रहे हैं ये 2024 की तैयारी के लिए ये जा रहे हैं, खाली मध्य प्रदेश के लिए। ठीक बात है राज बिहारी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास जाऊंगा। एक 10 सेकंड का छोटा सा कमेंट। भारतीय जनता पार्टी अनम्यूट करिए विकास जी। देखिए, आज का जो सम्मेलन था वो हमारे बूथ कार्यकर्ताओं का संवाद मोदी जी के साथ।
अब आप पहली बात देखिए, क्या किसी राजनीतिक दल ने अपने सबसे नीचे की इकाई का संवाद सबसे बड़े नेता के साथ इस बृहद स्तर के ऊपर, और वो नेता मार्गदर्शन दे रहा है कि हमें संगठनात्मक तौर पे क्या काम करना है, सरकार हमारी है तो सरकार की योजनाओं को जनता के फायदे के लिए जनता को किस तरह से पहुंचाना है, और संगठन के कार्यकर्ता का क्या कार्यकर्ता भाव, क्या व्यवहार होना चाहिए ताकि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्तित्व बन सके। इस सब की व्यापक चर्चा की है। ठीक, यकीनन जब हम जनता के बीच जाएगा वो कार्यकर्ता, तो प्रतिपक्ष की भी बात रखना है, तो प्रतिपक्ष की क्या कमजोरियां हैं, प्रतिपक्ष क्या है, उसके बारे में बताना है। भाई, परिवार की राजनीति तो खत्म करना भारतीय जनता पार्टी अपना उसूल मानती है। अगर और खुद नेताओं के लोगों को टिकट देगी, 1 दर्जन लोग सब परिवारवाद में ही लगे पड़े हैं। अभी मथुरा उत्तर प्रदेश का एक मसला आया, जो कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जार जार रो रहे थे कि सारे परिवार को ही सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने सारे जो फायदे दे दिए हैं डीसीबी और भूमि विकास बैंक और फला ढिका में। तो इस तरह के बहुत सारे मामले भी आते हैं। कार्यकर्ता, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो पार्टी उसे उस बीमारी से निजात पाने का भी प्रयास भरपूर कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वाक्पटु प्रवक्ता हैं और पार्टी को आप पर गर्व करना चाहिए। आप बहुत ही वाक्पटु हैं और पार्टी को बहुत बखूबी डिफेंड करते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको। अब मैं संजय जी के पास जाऊंगा, बस वक्त नहीं है मेरे पास। संजय जी, अभी रास बिहारी जी ने कहा कि भाई ये देखिए, उनको अब 23 से लेना देना है नहीं कुछ, उन्होंने लॉन्च कर दिया कि 24, और बस वही मसला है। तो शिवराज मझधार में फंस गए हैं क्या? बस छोटा सा कमेंट। नहीं, मझधार की बात नहीं है। टारगेट तो 23 भी है, लेकिन जो मैसेज है वो 24 के लिए है। 24 के लिए इसीलिए है क्योंकि पूरी देश की विपक्षी पार्टी को उन्होंने डायरेक्ट टारगेट किया है। उन्होंने मैसेज दिया है, बूथ कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दिया है कि जो केंद्र की, जो बीजेपी की पॉलिसी है वो आप जमीन पे उतारिए, उसको जाइए, नीचे तक पहुंचाइए। और आप गौर करिए, उन्होंने 3 बार तुष्टीकरण 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 कहा और 3 बार संतुष्टीकरण संतुष्टीकरण संतुष्टीकरण। जाहिर सी बात है कि पूरा एजेंडा, चाहे कॉमन सिविल कोड हो, चाहे जो मसले हो, तलाक हो, वो सारे मुद्दे जो बीजेपी के एजेंडा है, जाहिर सी बात उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को समझाया, और जो आपने तुष्टि संतुष्टि कही उसको भी उन्होंने किया। लेकिन मैं एक बार देख रहा था कुछ ज्यादा लोड है कार्यकर्ताओं पे। कार्यकर्ताओं को अब एक कॉर्पोरेट कंपनी के एग्जीक्यूटिव की तरह उन्होंने काम करने को कहा कि भाई आप एग्जीक्यूटिव की तरह काम करिए, लैपटॉप रखिए, ये रखिए, वो रखिए, और जब देने का नंबर आएगा तो सांसद जी, मंत्री जी, उनकी बुआ, उनके फूफा, उनकी मौसी वो पा जाते हैं कार्यकर्ता। इसीलिए देवतुल्य, तो उसको देवतुल्य शब्द सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसको पद वद नहीं मिल रहा कार्यकर्ता को, नेता ही को मिल रहा है। गौर किया होगा, देखिए, राजनीतिक दायित्व पहले मिलेगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं छोटा सा कमेंट अब आलोक त्रिपाठी से लूंगा, कार्यक्रम खत्म करूंगा। आलोक त्रिपाठी, फाइनल कमेंट। देखिए चौहान साहब, मैं 1 मिनट इंटरव्यू कर रहा हूं सोनी जी की जगह। देखिए, कारपोरेट स्टाइल बोलना गलत होगा। अगर हम बेस्ट मैनर्ड वे में अगर काम करते हैं, अगर राजनीतिक कॉर्पोरेट तो हमारी रीढ़ है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है महाराज, ये कॉम्प्लीमेंट है। आप मुझे कहिए आप कॉर्पोरेट एडिटर है, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। रास बिहारी जी इसको नहीं पसंद करेंगे। प्रयास लग रहा था इसलिए मैंने टोका। रास बिहारी जी नहीं पसंद करोगे, कारपोरेट उनको गाली लगेगी, मुझे लगेगा अच्छी बात कर रहे हैं मेरे लिए आप। मौका मिलना चाहिए। और भारतीय आलोक त्रिपाठी, बस 5 सेकंड, अब 5 सेकंड सोनी जी आपके ले गए। और कि वो एक सीईओ की तरह हैं, नहीं, कंपनी के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, तो सीईओ तो वेल मैनर्ड होता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आलोक त्रिपाठी, फाइनल कमेंट। आलोक त्रिपाठी, 5 सेकंड। जी, वो कार्यक्रम भले ही बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हो, लेकिन मैसेज विपक्ष के बैठक 2024 का लोकसभा चुनाव, ये तो मुझे लगता है कि अब नेट और नेटवर्क ये इशू आता रहता है, हम लोग रोज लगभग इसका सामना करते हैं। इतना बड़ा देश है, दुनिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रास बिहारी जी, विकास जी आपका शुक्रिया, संजय सोनी आपका शुक्रिया, मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब आपका शुक्रिया, आलोक त्रिपाठी आपका भी शुक्रिया, और राजावत साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।